afternoon. You're watching In the House. I'm Natasha Jhabhaskar. Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan today congratulated members of Parliament for completing the annual financial exercise before the new financial year. Parliament completed budget-related legislative business in time for the new financial year after Lok Sabha last week rejected all 5 amendments to the finance bill passed by Rajya Sabha. The centre had advanced the budget presentation date from the traditional last day of February to February 1st this year. माननीय सदस्यगण, आज मैं सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी के सहयोग से इस वर्ष वित्तीय प्रबंधन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बेहद महत्वपूर्ण परंपरा की शुरुआत हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि 1 अप्रैल से पहले इस बार बजट से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं को, जो कि खर्च से जुड़ी हुई है या फिर टैक्स से जुड़ी हुई, सभी को पूरा कर लिया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई है, इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। बीते कई दशकों से बजट कभी अप्रैल में, कभी मार्च में और बीते कुछ वर्षों में फरवरी के आखिरी दिनों में पेश किया जाता रहा। बजट आवंटन में 4-5 महीने की देरी प्रक्रिया का हिस्सा बन गई थी। अब इस बार बजट से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं 31 मार्च से पहले पूरी होने का अर्थ है कि विभागों को आवंटित राशि 1 अप्रैल से ही उपलब्ध होगी और उनके पास पुरानी और साथ ही नई योजनाओं पर भी खर्च करने के लिए पूरा साल होगा। राज्य सरकारों को भी इससे अपने बजट को तैयार करने में मदद मिलेगी। यह कार्य आप सभी के सहयोग से, सभी सदस्यों के सहयोग से, दलों के सहयोग से ही संभव हो सका है। The issue of arrest of MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav in Patna was also raised by his wife Ranjit Ranjan, Congress MP from Supaul, in the Lok Sabha today. She accused the Bihar police of violating the lawmakers' rights. The Madhepura MP and Jan Adhikar party leader was arrested in connection with an old case related to causing nuisance near the state capital's Kargil Chowk on January 24th. Pappu Yadav and his supporters clashed with the police during a protest march towards the state assembly. They were protesting against the recent average hike of 55% in power tariff in the state and also to demand a CBI probe into the Bihar Staff Selection Commission question paper leak. मैम, मैंने आपको 28 तारीख को भी बिहार में पप्पू यादव जी विधानसभा का घेराव कर रहे थे। उनको कुछ जो सत्ता पक्ष है बिहार गवर्नमेंट से कुछ ऑब्जेक्शन थे, पेपर लीक हुआ था, बिजली के बिल और बेमानी संपत्ति के ऊपर ये लोग धरना दे रहे थे। इन्होंने विधानसभा का घेराव किया। मैंने उस दिन भी बोला कि 5 घंटे पुलिस अननेसेसरी 500 पुलिस के साथ घर को घेराया, एक अपराधी की तरह ट्रीट किया। उन्होंने आपको भी कॉल किया और आपको बोल दिया कि भाग रहे थे, जो सरासर झूठ था। पूरी फुटेज है। 8 बजे ये लेके गए सीजीएम के घर, उन्होंने जमानत नहीं दी, रात में लेके गए। सुबह उन्होंने वहां से कहा कि ये बहुत हाई प्रोफाइल, ऊपर से प्रेशर है, उन्होंने नहीं दिया, अभी तक नहीं हुई है। 6 तारीख को डेट है। सबसे आश्चर्य की बात थी मैम, जो विधानसभा का घेराव किया उस दिन उसके लिए अरेस्ट नहीं हुए थे। 24 जनवरी के गवर्नर हाउस के घेराव के लिए उन्होंने अरेस्ट किया था, जो मंशा दर्शाती है कि उनका मकसद सिर्फ इनको अरेस्ट करके हरास करना था। अब जब आपके प्रासवी में प्रिविलेज मोशन लेके आई, हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए 3-4 दिन इस तरह से सत्ता पक्ष करता है, अब उनकी बेल हो जाएगी, कोई प्रावधान नहीं होगा। मैम, अध्यक्ष 1 तारीख को जेल से कोर्ट पेश करना था 27 तारीख के विधानसभा के आंदोलन के खिलाफ। मैम, उन्होंने हथकड़ी लगाई, हैंडकफिंग के साथ पुलिस लेके गई। जब इन्होंने पूछा, एक तो मंशा थी कि ये विरोध करें, उसके बाद इनको क्रिमिनल घोषित करते। इसी तरह एक एमपी को बदनाम किया जाता है। ये सिर झुका के चल दिए मैम। और पुलिस से जब पूछा गया, कहते हैं सर हमारी गलती नहीं है, ऊपर से यही इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि बेइज्जत करो। कोर्ट में भरी भीड़ में हैंडकफ लगा के रस्सी से पकड़कर पुलिस लेके गई है। मेरे पास नोटिस भी आया है, प्रिविलेज का भी आया है। 29 मार्च को जब ये बात आई थी, तब हमने वहाँ अथॉरिटीज से बात भी की थी कि जो जाती हुई है उन सब को मिसबिहेवियर हुआ है पुलिस से, इन सब की हमने बात की थी और मैंने एक फैक्चुअल नोट मंगाई हुई है।
वो सब आने के बाद डेफिनेटली हम इस पर कार्रवाई हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। वी हैव टेकन ए नोट। और बिल्कुल अगर हैंडकप की बात है वो भी गलत है, वो भी हम देख लेंगे। Right, so Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan assuring the Member of Parliament Ranjita Ranjan that she will take action in due course of time as per the information she receives in nearby future. Also joining me on the program today to discuss more on all of this is Rajiv Sathav from Congress Party. Thanks very much, Mr. Sathav, for joining us in this program. Also from BJP is Vikram Husendi. Thanks very much, Mr. Husendi, for joining us in this program. Coming first to you, Mr. Sathav, indeed a remarkable move by the government, the fact that Lok Sabha Speaker also today congratulated all members of Parliament for completing the annual financial exercise budget in advance. How do you see this impact on the overall financial exercise and the implementation of welfare programs? Generally, if you go by the march end and the regular tactics and the regular procedure, many times when we go for a district level observation and district level monitoring things, many times a lot of rupees, many rupees means thousands and crores of rupees were unspent, and in many departments there is a cut and all things are there. So I think this is a good practice by the government. But at the same time, when the Parliament has done its own exercise, Parliament has scrutinized the budget and it has sanctioned also. So now it is on the government and it is on the department of the government to spend the money. Because when we everything comes in the standing committee, and when we discuss the budget cuts and we discuss about the cuts by the finance department, so that is a worrisome factor. And so I expect that in this year, when we have sanctioned this in advance, when we have given the money in advance, so we expect that there should not be any cut from the government side, and there should be proper spending by the ministries also. And you hope for a better connection between the outlays and the outcomes also, because in the last few years we have seen that how even a particular scheme, even if it was allocated sufficient money, the funds were not utilized on time. So that the basic idea is, see, whatever speaker has congratulated, that is fine. Everybody has done the job, and the Lok Sabha and Rajya Sabha has cleared the bill, cleared the budget. But the major concern is that there should be a good, very good spending, and there should be a logical spending, and there should not be cuts from the government side. That is the basic thing which is I am concerned about. And there is a complete 12 months for the spending now. There should not be any reason from the government side that, oh, this was the reason and therefore we couldn't able to spend. So that 30-40 days means 2 months in advance we have given them the budget. So now it's up to the government to perform. Okay, this line. Mr. Husendi, your comments. How do you think that the fact that the finance bill is passed much in advance, how this will have an impact on the annual financial exercise of the government? Will this actually provide much leeway to the government machinery to ensure better implementation of policies? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अभी जो बजट इस समय पेश हुआ और 31 मार्च के पहले पास हुआ, तो इससे एक काम करने की दृष्टि से अब अप्रैल से हम लें तो तेजी से काम तो होगा और समय भी अपने को पर्याप्त मिलेगी। उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। लेकिन पहले होता क्या था, हम मई तक हम मतलब बजट चर्चा चलती थी, फिर जून, फिर वो वर्षा कालीन समय आने के चलते काम वाम हो नहीं पाते। लेकिन बहुत अच्छा निर्णय जिसके चलते निश्चित रूप से समय से बजट का उपयोग के साथ साथ कामों में तेजी से काम तो होंगे, विकास भी का काम और समय से होगा। तो एक बहुत अच्छा एक निर्णय है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसके चलते आने वाले समय में जो हमारे जो उपलब्धता हमारे पास है उसको समय से उपयोग भी होगा और साथ ही साथ पर्याप्त समय मिलने से कामों में तेजी आएगी। ऐसा आप ये भी मानेंगे कि ऑपोजिशन के सहयोग से भी, क्योंकि आज स्पीकर ने ये भी बोला कि सारी पार्टीज एक साथ रहीं और एक कंसेंसस बिल्ड हुआ, उसी वजह से इसको एक नए ढांचे को तैयार किया गया कि February 1 जो अन्यथा अगर देखा जाए तो पहले 28 फरवरी को बजट आता था, इस बार पहली बार 1 फरवरी को है ना बजट आया, और साथ में रेलवे बजट भी इस बार यूनियन बजट में ही है ना मर्ज किया गया। तो एक पूरा जो एक कंसेंसस बिल्ड होता है, एक एफर्ट जो सब पार्टी से आनी चाहिए थी, वो सपोर्ट भी ट्रेजरी बेंचेस को मिला, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों में सबका विपक्ष का भी सहयोग जरूरी है। आज पर निर्णय तो सरकार लेती, लेकिन सबको साथ में लेकर के चर्चा करके इसको निर्णय लेकर के जो एक प्रकार से जो एक सामूहिक निर्णय के साथ चर्चा हुई और सबके सहयोग से ये बजट पास हुआ, तो इस कारण से ये निश्चित रूप से आम जनता की दृष्टि से भी जो निर्णय हुआ तो बहुत अच्छा, इसका सकारात्मक जो परिणाम आने वाले समय देखने को मिलेगा, क्योंकि समय
पर्याप्त के चलते आप पहले देखते थे कई बार पर्याप्त मैंने राशि होने के बाद काम नहीं हो पाता था, लेकिन इसके चलते सबके सहयोग से और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। Right, and as the Lok Sabha speaker, बहुत अच्छा काम right, and as the Lok Sabha speaker also today mentioned that first time in the history of independent India that finance bill was passed before the beginning of the financial year that starts on the April 1st. Starting with the question hour, several important questions were raised today in the question hour. Question was asked on the number of radio community services in the country. Madam, my first supplementary to the Honourable Minister is, what specific and special steps are proposed by the Ministry for the establishment of more community radio services in the ethnic-based, dialect-based community pockets in these far-flung corners of the country? Yes, Minister. Madam, the honourable member has a very valid point. And in fact, it is for this very reason that community radios, the establishment of community radios is needed. The honourable member would be very happy to note that our minister has taken a decision this very year that for the Northeast especially, the extension of grants is being extended from 75% to 90%, ma'am. And therefore, we will cover the cost with an upper cap of 7.5 lakhs. And the honourable member is absolutely welcome to give us applications. We've also taken more steps to make the community radio more sustainable. We've allowed All India Radio News from 2017 January onwards on community radio so that people can come to know what's happening in the country. To make it sustainable, we've also allowed the advertisements to be aired from earlier it was 5 minutes, now we've allowed for 7 minutes. We've also allowed sponsored programs on community radio from the central and the state governments. So our ministry has been taking steps and we've eased the process of licensing as well, ma'am. If there's any application from a central or a state institution, it does not even need to go to the MHA and to the other ministries. We have an interministerial committee and they take a decision and grant the license as soon as possible. Even otherwise, if there is an application from a private organization, an NGO, within 3 months, we will issue a license or respond to the query. Question was also asked if a proposal was being considered to expand community radio services further. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ट्राई की 2014 की सिफारिशों एवं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को संज्ञान लिया गया है, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो के अपने मूल प्राप्त समाचार को स्थानीय भाषा के अनुवाद करने की अनुमति सामुदायिक रेलवे स्टेशन को दी गई है एवं रेडियो स्टेशन के संचालन की अनुमति एक बार में 5 वर्ष के लाइसेंस देने का सरकार का विचार है क्या? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की है, इस देश में रेडियो का महत्व बढ़ा है। हम चाहते हैं कि देश में अलग अलग भाषा, उस भाषा में प्रधानमंत्री जी की मन की बात का अनुवाद हो। इस बारे में सरकार ने कोई फैसला किया है तो बताने का कष्ट करें। मैडम, ऑल इंडिया रेडियो की जो खबरें हैं वो 2017 से जनवरी 2017 से अब कम्युनिटी रेडियो के ऊपर चलाई जा सकती हैं। पहले 5 साल तक की परमिशन दी जाती थी, अब हमने उसको और सिंप्लीफाई करा है। 5 साल के बाद पहला एक्सटेंशन एक एप्लीकेशन के ऊपर प्राप्त होगा और उसके बाद 10 साल तक अगर कोई कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगातार चलता रहेगा तो उसको कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड, सो कम्युनिटी रेडियो लगातार चलता रहेगा। Right, the minister clearly elaborated on the potential and the impact of community radio services in the country. Question was also asked today if it is true that many railway stations in the country are being run by local people instead of railway employees. I have a question to the Honorable Minister of Railway. Whether Indian Railway has any plan to launch a clean drive and create a monitoring authority in every zone in order to restrict unauthorized vendors from entering railway stations and trains in an organized conduct. If local people are allowed to run the railway station, then only licensed vendors should be allowed to enter the platform. There are
many unauthorized vendors enter the platform and in trains to sell foods, food items, and any other kind of products. This is quite dangerous for the safety of passengers, especially women and children. Some of these vendors are part of organized human trafficking nexus, and also they do child kidnapping. We hear that the railway police caught these people and punished them also, but this is not the solution. There needs to have an organized system to make Indian Railway free from such nexus. I would like to know. Madam, actually, Hema Malini ji, of course, has millions of followers and many very popular member of parliament. So, madam, the question actually pertains to halt station. And typically, a halt station is designed in a manner that train only can stop there and there is nothing else there except people can just, the train stops and then goes away. But question you're asking is little different about the vendors, which I fully agree. In fact, this is something which is completely discouraged. This is against, of course, the local connivance is always possible. So we keep conducting raids and try to find out how the hawkers who are unauthorizedly hawking will not be able to enter the premises itself. But it's always a case of social issues. Many people come out and say that you must have social consideration. Human rights issues come in. But we'll definitely make sure that this is an ongoing drive to make sure that happens. As far as the local people are concerned, I would like to inform the House that a new catering policy we just announced. We have said that most of the local stalls will be available only to local people. The domicile of a person will be the pre-qualification for getting a plot. In addition to that, we have started a program which you will be interested to know, that self-help groups, if they make some products, they will be able to link it to the e-catering program, and we already launched this program. So I'm very happy to say that in Sawantwadi in Maharashtra, we already launched this program. So for food, for people to get hygienic food made by the self-help groups, made available to the passenger on his seat is something which we are doing. But point is well taken. We'll definitely take a note of this. We'll continue to work against unauthorized people. So, Minister, elaborating if it is beneficial for the government to let local people run many of these stations. Coming back to you, Mr. Satav, how do you really react to this question? Because in the answer, Minister has also elaborated on many of these halt stations where residents of that particular area are entitled to sell tickets. How important this question is? This is a very important question. He has mentioned about the category F stations, and he mentioned about hundreds of stations where these are the category F stations, and that will be maintained by the local people and they will get the benefit. And also in the written reply, he has mentioned about the skill development activities will be linked to that station also. So I'm happy and I'm thankful for that about the category F stations. But one more question was asked by one of the member of the parliament, and it was about the whether they will link other categories also to this halt stations. Means if the D category and E category and C category, my friend from Haryana has asked that question. So it will be very interesting to see whether the other stations will be also linked to other categories will be also linked to this, so that the other stations will also get the benefit. Means the self-help groups of other stations will also get that benefit. The very important point in this, the local people will get the employment. Right. The skill developments will be the skill development activity will be will be affected and will be in the long run it will be affected for the beneficial for the local youths also. Okay. So only thing is that the Ministry of the Skill Development, whether the Ministry of the Skill Development will be linked to this, that is one of the things to be watched in the future. So there has to be greater convergence in terms of policy formulation between the Ministry of Skill Development and as well as these railway stations which are run by local people. But Mr. Sendi, your take on this, how this will really benefit the local people who are running many of these stations, halt stations, and in which way they will be benefited out of it if you compare their status with the regular railway employees? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न था, जिसके माध्यम से जितने भी महिला स्व सहायता समूह ग्रुप हैं वहाँ पर हम लोग के आसपास इनका जो एक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद
को स्वरोजगार के रूप में काम करना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता देनी है। और उसके साथ साथ इस समय बहुत ज़्यादा संख्या होने के चलते माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई तो बहुत ज़्यादा है, उसके प्राथमिकता क्रम में जो पहले इनके आवेदन आते हैं या जिस टाइप जो भी प्रक्रिया अपना कर उनको दिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा उनको आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास है और इनको आगे और प्रमोट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जितने भी स्व सहायता समूह ग्रुप हैं उनको और बढ़ावा देना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र Okay, so in the spirit of creating right opportunities also for people, this sort of an initiative will also give employment. Question was also asked whether India plans to host a counter-radicalization conference with the ASEAN. Has Association of Southeast Asian nations been helpful in the last 25 years in addressing the issues concerning India, particularly terrorism during its deliberations and the last few Asian-India summits? Is India planning something big to celebrate 25 years of Asian-Indian direct partnership in this year? If yes, the details thereof, including where such event would take place and what would be the agenda for it? अध्यक्ष जी, टेररिज्म की धमकी और टेररिज्म की थ्रेट आज पूरे विश्व को घेर रही है। आसियान अपने आप में एक बड़ा देशों का समूह है और वहाँ भी ये बात उठी और ख़ास तौर पर जब मलेशिया के पीएम से प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई तो वहाँ जो डी रेडिकलाइजेशन का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको मद्देनज़र रख कर के एक चर्चा हुई। और उसके बाद जनरल वीके सिंह जब ईस्ट एशिया समिट के लिए गए और बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो उन्होंने कहा कि इस रेडिकलाइजेशन के लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए और अगर वो भारत में हो तो अच्छा होगा। तो भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ये कहा कि हम ये एक डी रेडिकलाइजेशन की हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो कॉन्फ्रेंस हमने करने का तय किया है, उसमें सारे के सारे आसियान देश आमंत्रित होंगे। अभी जगह तय नहीं की गई, जो सांसद जी ने पूछा है कि कहाँ किस स्थान पर होगी, लेकिन ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी डी रेडिकलाइजेशन के बारे में जिसमें तमाम आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। Question was also asked today on the details of benefits accrued to India in the last 3 years due to ASEAN in terms of trade and commerce. एक माननीय मंत्री जी से पूछना है, केवल मात्र देश के अंदर कट्टरवाद के खिलाफ या काउंटर रेडिकलाइजेशन के जो कार्यक्रम थे वो कश्मीर के अंदर चलाए गए, वहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश की सभी सरकारों को ऐसे निर्देश जारी करेंगे या देश के राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या काउंटर रेडिकलाइज कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का कोई प्लान है? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जहाँ तक रेडिकलाइजेशन पॉलिसी का सवाल है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये थ्रेट पूरे विश्व में है और हमारे हर प्रदेश में है। इसलिए केंद्र सरकार पहले ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक एंटी रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम कर रही है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँ कि अगर आप तुलना करें तो भारत में अभी तक हम इस मामले में बचे हुए हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के अभी तक आंकड़ों के अनुसार 50 युवक रेडिकलाइज्ड होकर के उस तरफ गए हैं। और उसका मेजर कारण है इंडियन एथोस, उसका मेजर कारण है हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हमारे धर्माचार्य अपने अनुयायियों को अमन और चैन की शिक्षा देते हैं। हमारे यहाँ पारिवारिक प्रथा है जहाँ माँ बाप बड़े भाई बहन निगाह रखते हैं और ये संस्कार कि हम लोग हिंसा के विरोधी हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं और साथ साथ जो प्रशासनिक कार्रवाई राज्य सरकारों के साथ करनी है वो केंद्र सरकार पहले ही हर प्रदेश में कर रही है। So Minister in her reply categorically said that India plans to hold counter-radicalization conference this year in which all the ASEAN countries will be invited. In fact, ASEAN is one of our leading trading partners, accounting for over 10% of our trade. Coming back to you, Mr. Satav, the potential of ASEAN from Look East policy, we have now moved to the Act East policy. How far do you think that India and the ASEAN countries can work together in our fight against global terror? And are the countries really together? Because when we talk about terrorism, it is generally believed that countries are driven by their national interest than in general by the global interest. ASEAN is a very powerful group, and the way a minister and many MPs have mentioned about the importance of ASEAN, I think in coming days India will have a major role to play with the ASEAN countries. And we have a culturally similarity also. If you see in many countries the lot of Hindu temples are there. The world's largest Vishnu temple is in Cambodia and all.
So these all countries have a very historical link with us, especially the links means the Buddhism and it's the influence of Buddhism in all these countries is also very important. So seeing the historical ties with all these countries, we need to work out on the historical side also and the trade and commerce side also. And I think the way the development in terms of trade is also there in last many years. I hope the ASEAN will play a major role, having a good relationship also and having a major economic tie-up with India, and the way it's all progressing in this development and issues also. I feel the Asian countries will have a major role to play. Right, so ASEAN countries will have a major role to play in our fight against terror. Mr. Hussain, the minister in her reply said that the FDI equity inflows from ASEAN have increased in the last 3 years, with inflows from April 2014 to December 2016 amounting to $28 billion US, which is more than the cumulative inflows received from ASEAN between April 2000 and March 2014. So a lot of potential, economic potential also exists between the relationship between India and the ASEAN countries. How would you really assess our Act East policy, and what role East Asian countries can play in terms of fighting terror? निश्चित रूप से दक्षिण एशिया का समूह जो आसियान की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो भारत की रहने वाली आने वाले समय में, और जिस प्रकार से आज हम बात करें आसियान जिसमें जो भारत तो अपने आप में बहुत भूमिका, जिस प्रकार से खाड़ू जी कह रहे थे कि सभी अभी अलग अलग कमोडिया हो जब जगह हो, मैंने भारत की एक भूमिका को एक अलग पूरे देश देख भी रहे हैं, और आने वाले समय में भारत की एक भूमिका के साथ साथ सभी जिस प्रकार से आसियान देशों का एक संगठन के साथ और बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका भारत की होगी, और भारत इसमें निश्चित रूप से एक लीड दिख रहा है, और आने वाले समय एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में भारत की भूमिका रहेगी. Right, so India will actually have a strong role to play between building relations with ASEAN, and as the Minister said that most likely India will be holding the counter radicalization conference where all the ASEAN members will be invited this year. Question was also asked today on whether the railways had fixed the target of planting 5 crore plants along the railway tracks. It was also asked on the number of plants planted as on date and division wise. मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं, चूंकि पूरे देश में करीबन 86,000 किलोमीटर रेल लाइन है, उसमें से मात्र 73 किलोमीटर का वृक्षारोपण हुआ है, और इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, चूंकि इसमें विभिन्न प्रजाति पौधे लगाए जा रहे हैं. वर्तमान में कितने फीट के पौधे लगाए गए हैं और पर पौधा क्या खर्चा है, उनके रखरखाव, पानी की देखरेख के साथ साथ वर्तमान में करीबन 125 करोड़ जो पेड़ लगे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत पेड़ वो वर्तमान में जीवित हैं? मैडम, ये इसीलिए मैंने आपको बताया, ये जो काम है उसमें राज्य सरकार को इसके लिए सम्मिलित किया गया है कि राज्य की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यही काम होता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत एक कठिनाई होती है कि पेड़ तो लगाएंगे लेकिन जगह नहीं मिलती, तो रेलवे की लैंड दी जाएगी, उनका एक्सपर्टीज यूज किया जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी भी वो राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर होगी. और ये सर्वाइवल रेट जो मैंने शुरू में कहा था, उसको बढ़ाने के लिए उसका रखरखाव, पानी देना 4 साल तक उसको देखना पड़ता है. कोई जानवर आके खा न देगे उसकी भी जिम्मेदारी देखनी होती है. तो ये सभी चीज़ों को देखने के लिए राज्य सरकार के पास किया है. हम लोगों ने कितने पेड़ कितने राज्य में लगाए इसकी जानकारी मैंने मेरे क्वेश्चन में दी है, हर राज्य के साथ साथ दिए, जोन के साथ दिए, और करीबन 1.25 करोड़ पेड़ कैसे लगाए उसकी जानकारी भी दी गई. So maximum questions today were for the Ministry of Railways. Another question asked today was on whether the government has any plan to renovate all major railway stations in the country. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रेल यात्रियों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है उसका जीर्णोद्धार करना बहुत ही जरूरी था. आभार इसलिए प्रकट करना चाहता हूं कि जम्मू रेलवे स्टेशन भी उसी श्रेणी में रेल मंत्री जी ने लाया है, लेकिन परेशानी ये है कि ये जल्द से जल्द शुरू हो. तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो इसका नवीनीकरण, जो मॉडल तरीके से इसको आधुनिक तरीके से प्रारंभ करना है और इसको अच्छा बनाना है, वो कब तक काम शुरू होगा, जो कि पिछले दिनों मंत्री महोदय जी ने इसका शुभारंभ भी किया था. सर, सम्मानित सदस्य जानते हैं कि हमने वहाँ जाके भी रिव्यू किया था.
उसकी जो लोकल दिक्कतें आ रही है लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसका जल्दी काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा जल्द हो इसकी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। After question hour, important papers were laid on the table of the House. 3 important bills were introduced: the National Bank for Agriculture and Rural Development Amendment Bill, the Constitution 123rd Amendment Bill 2017 and the National Commission for Backward Classes Repeal Bill 2017. Under matters of urgent public importance, Bhartuhari Mehtab of BJD party raised the issue of Pakistan planning to declare the strategic Gilgit-Baltistan region, also known as Northern Areas, as its 5th province. So, our parliament, our constitution recognizes Gilgit and Baltistan as an integral part of this country. But when Pakistan has recently unilaterally has taken